वेलकम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है मुकुंद माधव शर्मा और आज हम भारतीय संविधान के निर्माण में प्रमुख मील के पत्थर को देखेंगे। आखिरकार कौन कौन से ऐसे महत्वपूर्ण पड़ाव थे जिनसे हमारे संविधान के निर्माण की प्रक्रिया शुरू हुई। तो संविधान हमने देख लिया कि संविधान क्या होता है, संविधान के क्या कार्य होते हैं, और इसके अलावा हमने संवैधानिक विकास भी देखा। और अब हम देख लेते हैं कि आखिरकार संविधान के निर्माण में प्रमुख मील के पत्थर क्या थे और संविधान का निर्माण किस तरह से प्रारंभ हुआ था। तो संविधान निर्माण में प्रमुख मील के पत्थरों के रूप में अगर बात की जाए तो अगस्त प्रस्ताव में दिखाई देता है, क्रिप्स मिशन दिखाई देता है और कैबिनेट मिशन हमें दिखाई देता है। हालांकि इसके अलावा भी कई माइलस्टोन देखे जा सकते हैं, लेकिन प्रमुख माइलस्टोन ये थे। अगस्त प्रस्ताव 1940, क्रिप्स मिशन 1942 और कैबिनेट मिशन, इनकी संविधान निर्माण में बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी जाती है। तो इसमें देख लेते हैं। आपको पता ही होगा कि संविधान निर्माण की सबसे पहले बात कही थी कि संविधान सभा का गठन किया जाना चाहिए। संविधान की जो मांग की थी, सबसे पहले स्वराज प्रस्ताव में या स्वराज विधेयक जो आया था उस समय पर बाल गंगाधर तिलक ने लगभग 1895-96 में इस चीज़ की डिमांड की थी कि हमारा संविधान होना चाहिए। इसके अलावा फिर 1922 में महात्मा गांधी ने भी कहा था कि भारत का जो भाग्य सुनिश्चित होना चाहिए वह भारतीयों के द्वारा निर्धारित होना चाहिए। तो भारतीयों के भाग्य को निर्धारित करने का कार्य भारतीयों के हाथ में ही होना चाहिए, और इसके लिए कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से संविधान की भी बात की गई थी। अब बात आई 1934 में भारत के संविधान के निर्माण के लिए संविधान सभा होनी चाहिए। इसकी बात की थी 1934 में एम.एन. रॉय ने, और उसके बाद 1938 में कांग्रेस ने भी फिर संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा की बात रखी। तो इसमें जो मील के पत्थर हैं वह अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन दिखाई देते हैं। और इसको हम देख लेते हैं कि आखिरकार संविधान निर्माण में जो प्रमुख मील के पत्थर थे, जो अगस्त प्रस्ताव था, तो उसके लिए क्या परिस्थितियां विद्यमान थी, उन परिस्थितियों को हम देख लेते हैं। तो अगर परिस्थितियों की दोस्तों बात करें तो ये परिस्थितियां थी, कुछ बड़ी महत्वपूर्ण परिस्थितियां थी जिनको ध्यान में रखना आवश्यक है। जो परिस्थितियां थी, अंग्रेजों ने भारत को द्वितीय विश्व युद्ध में बिना भारतीयों के सलाह के युद्ध में शामिल घोषित कर दिया था। आपको पता ही होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ तो अंग्रेजों ने क्या किया कि भारत को भी इस युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। भारतीयों की बात नहीं सुनी गई, भारतीयों से कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, और क्या किया गया, भारत को युद्ध में झोंक दिया गया एक तरह से। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, कांग्रेस के विभिन्न मंत्रिमंडलों ने युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया कि कहा कि हम किसी युद्ध के समर्थन में नहीं है। अंग्रेज अपना युद्ध कर रहे हैं तो करते रहें, लेकिन भारतीय किसी युद्ध के समर्थन में नहीं है। तो प्रतिक्रिया की कांग्रेस के विभिन्न मंत्रिमंडलों ने युद्ध के विरोध में इस्तीफा दे दिया। अब इसके अलावा कांग्रेस का रामगढ़ अधिवेशन हुआ, जो रामगढ़ कहाँ पे, बिहार में रामगढ़ अधिवेशन हुआ, और इसमें प्रस्ताव पारित हुआ कि यदि केंद्र स्तर पर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो, तो वह ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने के लिए तैयार है। रामगढ़ अधिवेशन में बात की गई कि केंद्रीय स्तर पर अगर राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो जिसमें भारतीयों का प्रतिनिधित्व सुनिश्चित हो और भारतीयों की ही सरकार हो, तो अगर ऐसी सरकार की स्थापना हो जाती है तो वह ब्रिटिश सरकार को युद्ध में सहयोग देने के लिए तैयार है। कांग्रेस के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कर दी। तो अगस्त प्रस्ताव की घोषणा किसने की, लॉर्ड लिनलिथगो ने। उसने कहा कि हम आपको कुछ ऑफर कर रहे हैं, ये चीज़ें हम आपको प्रोवाइड कर देंगे और आप अपना युद्ध में हमें समर्थन दीजिए। कांग्रेस के प्रस्ताव की प्रतिक्रिया में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने अगस्त प्रस्ताव की घोषणा कर दी। तो अगस्त प्रस्ताव के आखिरकार क्या प्रावधान थे उनको देख लेते हैं। आखिरकार वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो ने क्या प्रावधानों के लिए बात कही। तो अगस्त प्रस्ताव के कुछ प्रमुख प्रावधान इस तरह थे। केंद्र में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना थे, इन्होंने इनकार कर दिया कि राष्ट्रीय सरकार की स्थापना तो नहीं होगी। दूसरा, युद्ध के बाद संविधान निर्मात्री प्रतिनिधिक सभा का गठन किया जाएगा, इस बात को उन्होंने मान लिया। उन्होंने कहा कि संविधान निर्मात्री सभा जो प्रतिनिधिक सभा होगी, कई वर्गों का इसमें प्रतिनिधित्व होगा, संविधान सभा का गठन किया जाएगा, इस बात को उन्होंने इसमें रखा। युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन, वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि, युद्ध सलाहकारी परिषद का गठन किया जाएगा। इसके अलावा वायसराय की कार्यकारी परिषद में भारतीयों की संख्या में वृद्धि की जाएगी, यह उसमें प्रावधान रखा गया। इसके अलावा अल्पसंख्यकों को भी आश्वासन दे दिया कि ब्रिटिश सरकार ऐसे किसी दल को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेगी जिसे बड़ा या शक्तिशाली अल्पसंख्यक समुदाय स्वीकार न करे।
बस यहीं पे क्या है, इन्होंने फूट डालो और राज करो की नीति का कहीं ना कहीं प्रयोग कर लिया। किस तरह से अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया, तो एक तरह से अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधित्व का एक तरह से मुस्लिम लीग कहीं ना कहीं बढ़ा चढ़ा के जोर शोर से प्रचार कर रही थी कि अगर मुस्लिम है तो मुस्लिमों के हितों का सुनिश्चित, हितों को प्रोटेक्ट मुस्लिम लीग ही कर सकती है। तो ऐसे में अल्पसंख्यकों को आश्वासन दिया गया कि ब्रिटिश सरकार ऐसे किसी दल को सत्ता हस्तांतरित नहीं करेगी जिसे बड़ा या शक्तिशाली अल्पसंख्यक समुदाय स्वीकार न करे। तो यहीं से क्या किया, मुस्लिम लीग ने कहीं ना कहीं और अपना जोर शोर से विरोध करना स्टार्ट कर दिया कांग्रेस का, क्योंकि जितना विरोध करेगी तो उस तरह से कांग्रेस को सत्ता स्थानांतरण की प्रक्रिया उतनी ही जटिल और कठिन हो जाएगी और मुस्लिम लीग का प्रतिनिधित्व उतना ही अच्छे से सुनिश्चित किया जा सकता है, क्योंकि अंग्रेजों ने तो प्रॉमिस कर दिया कि सत्ता हस्तांतरित नहीं करेगी जिसे बड़ा या शक्तिशाली अल्पसंख्यक समुदाय स्वीकार न करे। ऐसी किसी सरकार को नहीं सत्ता हस्तांतरित की जाएगी। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई आखिरकार, इसको कांग्रेस ने भी खारिज किया और मुस्लिम लीग ने भी खारिज किया। आखिरकार क्यों खारिज किया, मुस्लिम लीग ने क्यों खारिज कर दिया, ये भी बात करेंगे। तो इसकी प्रतिक्रिया क्या हुई, कांग्रेस ने इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया। जवाहरलाल नेहरू ने तो कह दिया कि यह प्रस्ताव एक तरह से डेड एंड डोरनेल है, ये तो एक तरह से मृतप्राय है, इसका कोई महत्व नहीं है। कांग्रेस की रणनीति थी, कांग्रेस ने इसके बाद रणनीति अपनाई कि व्यक्तिगत सत्याग्रह किया जाएगा। तो व्यक्तिगत सत्याग्रह ऐसा नहीं कोई पर्टिकुलर आंदोलन किया जा रहा है, इसमें युद्ध के दौरान जो अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग थी, स्वतंत्रता की मांग नहीं की गई बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग की गई कि हमें युद्ध के समय पर जो प्रतिबंध लगाए गए हैं द्वितीय विश्व युद्ध के समय पर, तो ऐसे में क्या किया जाएगा कि स्वतंत्रता की मांग नहीं की जाएगी बल्कि अभिव्यक्ति की आज़ादी की मांग करेंगे। उन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रह की रणनीति अपनाई कांग्रेस ने। और इसके अलावा देखें तो मुस्लिम लीग ने भी इस प्रस्ताव को नकार दिया क्योंकि उसमें कहा गया कि इसमें पाकिस्तान की कोई बात नहीं की गई है, ये तो पाकिस्तान की बात पे अड़ गए थे। जैसे पाकिस्तान अभी कहता है कश्मीर चाहिए, कश्मीर के अलावा और कहीं कुछ नज़र नहीं आता है, उसी तरह से मुस्लिम लीग को उस समय पर पाकिस्तान ही नज़र आ रहा था और कुछ नज़र नहीं आ रहा था। अब हम देख लेते हैं संविधान निर्माण में जो क्रिप्स मिशन आया था 1942 में, अगस्त प्रस्ताव के बाद क्रिप्स मिशन आया। तो क्रिप्स मिशन का आखिरकार क्या महत्व है और इसके क्या प्रावधान थे। क्रिप्स मिशन आया तो उसने क्या प्रावधान रखे, क्या ऑफर रखे उसने। जब अगस्त प्रस्ताव असफल हो गया तो भारतीयों का युद्ध में सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार ने मार्च 1942 में क्रिप्स मिशन भेजा। और एक क्रिप्स मिशन के जो अध्यक्ष थे वह थे सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। तो इसमें परिस्थितियां क्या थी, परिस्थितियां अंग्रेजों के अगेंस्ट में बनती जा रही थी और सिंगापुर बर्मा तक क्या था कि जापान की सेना आ गई थी। जापान की सेना बर्मा और सिंगापुर के पास तक भारत की सीमा पर आ गई थी। और ये कौन लेकर आए थे, सुभाष चंद्र बोस, INA, इंडियन नेशनल आर्मी। तो आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में काफ़ी आगे बढ़ रही थी और जापान की सेना बर्मा और सिंगापुर के पास तक भारत की सीमा पर आ गई। ऐसे में क्या था, ऐसे में अंग्रेजों की हालत तो खराब हो ही रही थी, लगातार जीतती जा रही थी और अंग्रेजों की स्थिति खराब होती जा रही थी। तो ऐसे में भारतीयों का युद्ध में सहयोग लेना अत्यंत ही आवश्यक हो गया था। अमेरिकी राष्ट्रपति और चीन के राष्ट्र प्रमुख का दबाव था कि ब्रिटेन भारत को सत्ता हस्तांतरण करे, ठीक है ना। और आपको पता ही होगा कि लेकिन चर्चिल ने क्या किया था, चर्चिल ने कह दिया था कि अटलांटिक चार्टर भारत पर लागू नहीं होगा। अर्थात सेल्फ गवर्नमेंट की जो अटलांटिक चार्टर में बात की गई थी कि सभी जो जितने भी उपनिवेश हैं वहाँ पर किसी को ज़बरदस्ती ब्रिटिश साम्राज्य में नहीं मिलाया जाएगा और सेल्फ गवर्नमेंट की स्थापना की जाएगी, चाहे वह डोमिनियन के रूप में हो या किसी रूप में हो। तो इस तरह से भारतीयों का सहयोग लेना अत्यंत आवश्यक था। और इसमें क्या प्रस्ताव आए थे, क्या सिफारिशें की गई थी, वो देख लेते हैं। अखिल भारतीय संघ डोमिनियन दर्जे के साथ, अर्थात डोमिनियन दर्जे के साथ अखिल भारतीय संघ का गठन किया जाएगा, यह बात की गई थी। अखिल भारतीय संघ डोमिनियन दर्जे के साथ गठन किया जाएगा, इसने क्रिप्स मिशन ने कहा था। युद्ध के बाद संविधान निर्माण करने के लिए संविधान सभा का गठन होगा, यह भी बात कह दी गई थी जो कि पहले अगस्त प्रस्ताव में देख लिया गया था। इसके अलावा आंशिक सदस्य प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित किए जाएंगे, जो प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा कुछ आंशिक सदस्य निर्वाचित किए जाएंगे जो संविधान सभा का गठन होगा उसके लिए। आंशिक सदस्य रियासतों से मनोनीत होंगे। आंशिक सदस्य क्या है, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित होंगे और आंशिक सदस्य रियासतों से मनोनीत होंगे, यह बात इसमें की गई। इसके अलावा यदि कोई रियासत संघ में शामिल न हो तो पृथक संविधान एवं पृथक संघ बना सकती है। अब देखिए, फूट डालो और राज करो, अंग्रेजों की नीति लगातार देखी जा रही थी शुरू से ही।
चाहे 1857 की क्रांति के समय पर इन्होंने फूट डालो राज करो की नीति अपनाई हो या उससे पहले भी इन्होंने इस तरह की नीति अपनाई हो, लगातार यही नीति अपनाई जा रही थी। इसमें कह दिया गया यदि कोई रियासत संघ में शामिल न हो तो पृथक संविधान एवं पृथक संघ बना सकती है। इसका क्या अर्थ हुआ कि भारत के एक तरह से बाल्कनाइजेशन की बात कर दी गई थी, अर्थात भारत को कई टुकड़ों में बटे हुए अंग्रेज देखना चाहते थे कि भारत अखंड राज्य, एक अखंड देश न बन पाए। तो जो रियासत संघ में शामिल नहीं होगी तो पृथक संविधान बना लेगी और पृथक संघ बना लेगी। तो ऐसे तो कई रियासतें अपना अपना संविधान बनाएंगी, अपना अपना संघ बनाएंगी और भारत एक देश के रूप में ना होकर कई देशों में बट जाएगा। हो सकता है कि 25-50 देश भारत के अंदर ही समाहित हो जाए। तो ऐसी बात इन्होंने कहीं ना कहीं फूट डालो राज करो की नीति अपनाई। तो इस तरह से क्या होगा, एक तरह से इसको भी रिजेक्ट कर दिया जाएगा। कांग्रेस की क्या आपत्तियां थी कि डोमिनियन स्टेटस नहीं, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। डोमिनियन स्टेटस का अर्थ होता है कि बाह्य रूप से तो जो सरकार का जो होगी वह क्वीन विक्टोरिया के नाम पर या ब्रिटिश सरकार के नाम पर, ब्रिटिश सरकार में विश्वास जता के उसका सरकार का संचालन होगा और आंतरिक रूप से कार्यों के लिए, प्रशासन के लिए, रूटीन वर्क के लिए सरकार यहाँ की हो सकती है। तो उन्होंने कह दिया कि डोमिनियन स्टेटस होना मिल जाएगा आपको। तो उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने कहा कि डोमिनियन स्टेटस नहीं चाहिए, अब क्या चाहिए, अब तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। जो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था ना, स्वराज हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं लेकर ही रहूंगा, तो अब इन्होंने कह दिया कि डोमिनियन वोमिनियन नहीं, अब तो क्या है कि पूर्ण स्वराज मिलना चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो प्रांतों द्वारा मनोनीत सदस्य नहीं होने चाहिए बल्कि निर्वाचित सदस्य होने चाहिए, संविधान सभा में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। प्रांतों को संघ से अलग होने का अधिकार राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध है। प्रांतों को अगर संघ से अलग होने का, रियासतों को अलग अलग होने का अधिकार होगा, भारत का बाल्कनाइजेशन हो जाएगा तो राष्ट्रीय एकता के विरुद्ध एक तरह से दिखाई देगा। तात्कालिक सत्ता के हस्तांतरण की कोई योजना नहीं है। इसमें क्या था, तात्कालिक सत्ता के हस्तांतरण की कोई बात नहीं की गई थी। इसके अलावा गवर्नर जनरल को केवल संवैधानिक प्रमुख होना चाहिए, यह मांग भी इसमें नहीं मानी गई थी। इसमें कहा गया था, इन्होंने कहा था कि कांग्रेस की लगातार डिमांड ये थी कि गवर्नर जनरल को संवैधानिक प्रमुख मात्र होना चाहिए, यह मांग भी डिमांड नहीं की गई थी। इसके अलावा गांधी जी ने कह दिया क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की दर्जे की बात की, जो कि दिवालिया हो रहे बैंक का पोस्ट डेटेड चेक है। एक तरह से ब्रिटिश गवर्नमेंट तो एक तरह से कहीं ना कहीं दिवालिया हो रही थी, भारत में उसका वर्चस्व खत्म हो रहा था, भारत में तो धीरे धीरे उसका साम्राज्य खत्म होना ही था और वह प्रॉमिस कर रही है कि आपको डोमिनियन स्टेटस दे देते हैं। तो एक तरह से खत्म होते हुए राज भी प्रॉमिस कर रहा है कि डोमिनियन स्टेटस देंगे, पूर्ण स्वतंत्रता नहीं देंगे। तो उन्होंने कह दिया गांधी जी ने कि ये तो पोस्ट डेटेड चेक है, बाद की डेट का चेक है और दिवालिया हो रहा है। जो बैंक, कोई बैंक दिवालिया हो रहा है और वो अपना चेक जारी कर दे, तो ऐसे चेक का क्या करेंगे, जो आपको 10 करोड़ का 20 करोड़ का भी जारी कर दे और दिवालिया हो गया, आपको पैसा ही नहीं मिलेगा तो क्या फायदा। तो कहने का सेंस है कि क्रिप्स मिशन में डोमिनियन स्टेटस की जो दर्जे की बात की थी वह उसका कोई महत्व नहीं है। अब तो पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए, पूर्ण स्वतंत्रता ही अब हमारा हक है। तो इस तरह से हमने देख लिया क्रिप्स मिशन के निर्माण में जो संविधान निर्माण में जो मील के पत्थर में क्रिप्स मिशन की क्या अहम भूमिका थी, तो उसको हमने अब देख लिया। इसके बाद हम देख लेते हैं आगे संविधान निर्माण में प्रमुख मील के पत्थरों में एक कैबिनेट मिशन भी दिखाई देता है। कैबिनेट मिशन की भी बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका थी। आपको पता होगा कि क्रिप्स मिशन फेल हो गया। जो सर स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में क्रिप्स मिशन आया था भारत में, वह असफल हो गया क्योंकि कांग्रेस ने उसको क्या किया, दरकिनार कर दिया और मुस्लिम लीग ने भी इसको क्या कर दिया, खारिज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें पाकिस्तान की बात नहीं की गई थी। अब देखिए कैबिनेट मिशन आया। कैबिनेट मिशन का कहने का सेंस क्या है, ब्रिटिश सरकार की जो कैबिनेट थी तो कैबिनेट के कुछ मंत्री आए, इसलिए इसको कैबिनेट मिशन कहा जाता है। कैबिनेट मिशन में कौन कौन से कैबिनेट थे, कौन कौन से मंत्री थे? कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री हुआ थे। इसमें कैबिनेट स्तर के 3 मंत्री थे। ब्रिटिश संसद के 3 कैबिनेट मिनिस्टर थे। इसमें एक देखिए सर पैथिक लॉरेंस, इसके अलावा सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। ये क्रिप्स वही वाले थे जो क्रिप्स मिशन में जिसके अध्यक्ष थे, जो फेल हो गया था। तो उनको चूंकि उस समय की तत्कालीन परिस्थितियों की थोड़ी बहुत जानकारी हो गई थी और क्रिप्स मिशन को भी उन्होंने लीड किया था, इसलिए एक मेंबर उनको भी बना दिया गया। इसके अलावा तीसरे थे अलेक्जेंडर। तो सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर 3 कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कैबिनेट मिशन 1940 में भारत आया और यह अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट दिखाई देता है। और इससे पहले भी अगर मैं बात करूं, बेबल योजना क्रिप्स मिशन के बाद बेबल योजना आई थी। क्रिप्स मिशन के बाद बेबल योजना और कैबिनेट मिशन से पहले बेबल योजना आई थी। तो उसमें क्या किया गया था बेबल योजना में, मैं आपको पहले बेबल योजना ही बता देता हूं जिससे कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। पहले बेबल योजना बता देता हूं जिससे आपको थोड़ा सा चीज़ें सही से और क्लियर हो जाए।
तो बेवल योजना की बात कर लेते हैं सबसे पहले, उसके बाद कैबिनेट मिशन पर आ जाते हैं। तो बेवल योजना 1945 में क्रिप्स मिशन के बाद आई थी और कैबिनेट मिशन से पहले आई थी। तो दूसरी विश्व युद्ध में क्या हुआ था, युद्ध में ब्रिटेन तथा उसके सहयोगी देशों के विजयी घोषित किए जाने के उपरांत भारत के तत्कालीन वायसराय लॉर्ड बेवल द्वारा 25 जून 1945 को शिमला में, कहाँ पर, शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया। सभी भारतीय नेताओं को बुलाया गया, चाहे वह कांग्रेस के हों या फिर मुस्लिम लीग के हों या फिर अन्य किसी दल से संबंधित हों, जितने भी नेता थे सबको बुलाया गया। और इसमें दूसरी विश्व युद्ध में जो ब्रिटेन तथा उसके सहयोगी देश विजयी घोषित हो गए थे, उसके बाद ये आया था। तो 25 जून 1945 को शिमला में भारतीय नेताओं का एक सम्मेलन आयोजित किया गया और शिमला सम्मेलन में बेवल का एक प्रस्ताव आया, जो बेवल थे। तो वायसराय लॉर्ड बेवल का प्रस्ताव आया, तो उसे ही बेवल प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। जब तक भारतीय स्वयं अपना संविधान नहीं बना लेते तब तक अंतरिम व्यवस्था के रूप में कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण कर दिया जाएगा। तो तब तक क्या होगा, संविधान नहीं बना लेते हैं तब तक क्या होगा, धीरे धीरे कार्यकारी परिषद का भारतीयकरण कर दिया जाएगा। भारतीय राजनेताओं को मुसलमानों तथा सवर्ण हिंदुओं के बीच समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाएगा तथा उसमें दलित वर्गों एवं सिखों का एक एक प्रतिनिधि भी होगा। भारतीय राजनेताओं को, मुसलमानों को, सवर्ण हिंदुओं को समानता के आधार पर इक्वली, मतलब जिसका जनसंख्या में जितना प्रतिनिधित्व है एक तरह से, उस तरह से एक तरह से प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा, समान प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा। समान जनसंख्या के आधार पर नहीं, सॉरी, समान प्रतिनिधित्व दे दिया जाएगा। इट मीन्स की जितनी भी पार्टियां हैं, मान लीजिए 10 पार्टियां हैं तो 10 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। अब सोचिए कांग्रेस का तो इसमें कोई प्रतिनिधित्व सुनिश्चित ही नहीं हो पाएगा, जबकि सबसे बड़ी पार्टी थी। तो इसमें दलित वर्गों एवं सिखों का एक एक प्रतिनिधि शामिल होगा। गवर्नर जनरल तथा सेनाध्यक्ष के अतिरिक्त सभी पद भारतीयों को सौंप दिए जाएंगे। इसमें ये चीज़ें कही गई थी बेवल योजना में। तो इसमें मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया हुई, इसने अस्वीकृत कर दिया, क्योंकि इसमें क्या कहा गया कि इसमें विभाजन के लिए, भारत से विभाजन के लिए और पाकिस्तान की पृथक मांग का स्पष्ट प्रावधान नहीं किया गया था। इसके अलावा मुस्लिम लीग चाहती थी कि लीग को ही समस्त मुस्लिमों का प्रतिनिधि मान लिया जाए और वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान नहीं होना चाहिए। अब क्या था कि मुस्लिम लीग को ये डर था कि इसमें क्या होगा कि मुस्लिम लीग के बाहर के भी कई व्यक्ति कांग्रेस अपॉइंट कर देगी। तो ऐसे में क्या है कि जो मुस्लिम लीग की जो बात की जा रही थी, मुस्लिम लीग लगातार ये बात कर रही थी कि हम ही केवल मुस्लिमों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, कांग्रेस आपके रिप्रेजेंटेटिव नहीं हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस सवर्ण और हिंदू पार्टी उन्होंने एक तरह से घोषित कर रखी थी। तो ऐसे में जब कांग्रेस अगर किसी मुस्लिम को अपॉइंट करेगी तो ऐसे में क्या होगा कि ऐसे में कहीं ना कहीं इनकी बात कमज़ोर हो जाएगी। तो इसलिए उन्होंने डिमांड की थी कि वायसराय की सूची में मुस्लिम लीग से बाहर का कोई मुसलमान शामिल नहीं होना चाहिए। तो अल्पसंख्यक वर्ग में अनुसूचित जातियां, सिख और ईसाई इत्यादियों के प्रतिनिधि होने थे, जिसे प्रस्तावित कार्यकारिणी में मुसलमानों की संख्या केवल 1/3 रह जाएगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात थी कि पंजाब के जो संघवादी दल थे, तो उसमें मलिक खिज्र हयात खां, जो मुस्लिम लीग के नहीं थे, बेवल उन्हें कार्यकारिणी में रखना चाहते थे। जो लॉर्ड बेवल थे वह कार्यकारिणी परिषद में मलिक खिज्र हयात खां को रखना चाह रहे थे। तो ऐसे में क्या होता, ऐसे में तो बात ये की जाती कि मुस्लिम लीग से बाहर का मुसलमान भी कार्यकारी परिषद में शामिल हो रहा है। इसका मतलब है कि मुस्लिम लीग ट्रूली मुस्लिमों का रिप्रेजेंटेशन नहीं कर रही है। तो इस तरह से यहाँ से क्या हुआ था, यहाँ से एक तरह से बात ये आ गई थी कि इसमें समानता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जाना था एक तरह से। तो इसमें समस्या ये थी कि इसमें समस्या स्पष्ट रूप से यही थी कि इसमें मुस्लिम लीग की काफ़ी स्थिति मजबूत हो गई और मुस्लिम लीग की स्थिति इतनी मजबूत हो गई कि वह एक तरह से कांग्रेस के पैरेलल में एक तरह से दिखने का कार्य करने लगी। तो कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या हुई, कांग्रेस ने यह कहकर बेवल योजना का विरोध किया कि बेवल का प्रयास है कि कांग्रेस की जो छवि है विशुद्ध हिंदू और सवर्ण की बनकर रह जाए। इसके अतिरिक्त कांग्रेस ने यह भी मांग रखी थी कि यह अधिकार दिया जाए कि वह अपने सदस्यों के मनोनयन में सभी संप्रदाय के सदस्यों को मनोनीत कर सके। सभी सदस्यों को मनोनीत करेगी तो उसकी क्या छवि रहेगी, उसकी एक तरह से सेकुलर इमेज रहेगी, सभी वर्गों को साथ में लेकर चलने की रहेगी। लेकिन कांग्रेस ने क्या किया, इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, क्योंकि इसमें हिंदू और मुसलमानों के प्रतिनिधित्व का अनुपात समान था। अंततः वार्ता विफल रही। अब सोचिए, हिंदू और मुसलमानों का प्रतिनिधित्व समान सुनिश्चित होगा, तो ऐसे में क्या था, हिंदुओं की जनसंख्या काफ़ी ज़्यादा थी और मुसलमानों की काफ़ी कम थी। तो ऐसे में अगर 50-50 अगर हो जाएगा तब तो समस्या हो जाएगी, रिप्रेजेंटेशन सही से हो नहीं पाएगा। अब बेवल ने इसमें एक भूल कर दी। बेवल की भूल कहें या जानबूझकर भूल कहें या फूट डालो राज करो की एक नीति का एक भाग देख लें। तो बेवल ने कहा
कि शिमला सम्मेलन को असफल घोषित कर दिया और कह दिया, उसको समाप्त भी कर दिया। और उन्होंने कहा कि मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। शिमला सम्मेलन को असफल कहकर समाप्त कर दिए जाने से मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई। बेबल ने कहा कि शिमला जो सम्मेलन है यह असफल हो गया है, तो मुस्लिम लीग की स्थिति मजबूत हो गई और उसे लगा कि मुस्लिमों ने अपनी बात रखी मजबूत रूप से, मुस्लिम लीग ने मजबूत तरीके से बात रखी, तो कांग्रेस की एक भी नहीं चली और उसको एक तरह से पैरेलल स्थान मिल गया। इससे लीग और सुदृढ़ होकर उभरी, जिसका प्रमाण 1945-46 के जो चुनाव थे तो उसमें एक तरह से मुस्लिम लीग की काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका दिखाई दी। बेबल के कदम से जिन्ना की स्थिति में अत्यधिक सुधार आया। इसने ब्रिटेन के चर्चिल के नेतृत्व में रूढ़िवादी सरकार के मुखौटे को भी अनावृत कर दिया। एक तरह से जो चर्चिल की सरकार है, स्पष्ट रूप से देखा गया कि कहीं ना कहीं वह फूट डालो राज करो की नीति में विश्वास करती है और हिंदू और मुसलमानों के बीच में और कांग्रेस मुस्लिम लीग के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा खाई पैदा करने का कार्य कर रही है। तो इस तरह से ये चीज़ें इसमें निकल कर आई। अब देख लेते हैं कैबिनेट मिशन। इसके बाद तो कैबिनेट मिशन देख लेते हैं। अब जो कैबिनेट मिशन आया 1946 में, जो मैंने आपको बताया कि 3 कैबिनेट मिनिस्टर आए थे। 3 कैबिनेट मिनिस्टर कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर, ये 3 मिनिस्टर इसमें आए। और प्रस्ताव क्या थी इसकी? अखिल भारतीय संघ, प्रतिरक्षा, विदेश संबंध, संचार, ये जो 3 मुद्दे थे वह अखिल भारतीय संघ के पास में रहेंगे। तो अर्थात अब डोमिनियन स्टेटस के साथ अखिल भारतीय संघ की इसमें सिफारिश की गई थी। पृथक पाकिस्तान नहीं होगा, इसमें कह दिया गया पृथक पाकिस्तान नहीं होगा। तो अब सोचिए कि मुस्लिम लीग क्या करेगी? मुस्लिम लीग तो सीधा सीधा इसको रिजेक्ट कर देगी, क्योंकि पृथक पाकिस्तान नहीं होगा और उसको और एक तरह से एंटी हो जाएगी। इसके अलावा सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सीमित किया गया इसमें, जो जैसा कि कांग्रेस चाहती थी। अंतरिम कैबिनेट के सभी सदस्य भारतीय होंगे। अंतरिम कैबिनेट में वायसराय का न्यूनतम हस्तक्षेप होगा, उसमें ना के बराबर हस्तक्षेप होगा, कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और अवशिष्ट प्रांतों एवं रियासतों के पास होगा। जो है अब जो अवशिष्ट शक्तियाँ होंगी वह प्रांतों एवं रियासतों के पास होंगी। कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता का अधिकार होगा, कि जो कॉमनवेल्थ क्वीन विक्टोरिया या जो भी क्वीन होगी, तो क्वीन के नेतृत्व में क्या होगा कि कॉमनवेल्थ रहता था। कॉमनवेल्थ जितने भी उपनिवेश थे वह कॉमनवेल्थ के सदस्य हुआ करते थे। तो कॉमनवेल्थ से अलग होने की स्वतंत्रता का भी अधिकार दे दिया गया। आप चाहो तो कॉमनवेल्थ के सदस्य रहो, आप चाहो तो कॉमनवेल्थ के सदस्य न रहो। संविधान सभा के गठन का भी प्रावधान इसमें कर दिया गया। तो इस तरह से ये सिफारिशें की गई। कांग्रेस की प्रतिक्रिया क्या हुई? संविधान के गठन के प्रस्ताव को यहाँ पर स्वीकार किया इन्होंने, कि संविधान के गठन की बात की जा रही, तो हम स्वीकार कर लेते हैं। अवशिष्ट शक्तियाँ एवं कमजोर संघ की सिफारिशों को इन्होंने खारिज कर दिया। इन्होंने कुछ चीज़ें स्वीकार कर ली, कुछ चीज़ें अस्वीकार कर दी। इन्होंने कहा कि अवशिष्ट शक्तियाँ राज्यों के पास रहें, प्रांतों के पास रहें, ये तो नहीं होना चाहिए। और कमजोर जो संघ एक तरह से दिखाया जा रहा है, तो वह कमजोर संघ भी नहीं होना चाहिए। तो अवशिष्ट शक्तियाँ किसके पास होना चाहिए? उन्होंने कहा संघ के पास होना चाहिए। तो कमजोर संघ की सिफारिशों को उन्होंने खारिज कर दिया। इसके अलावा देखें मुस्लिम लीग की क्या प्रतिक्रिया होनी थी, आप जानते ही होंगे। अंतिम रूप से उन्होंने क्या किया? खारिज कर दिया। और इसके प्रत्युत्तर में क्या किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस भी लॉन्च कर दिया। प्रत्यक्ष कार्यवाही क्या करेंगे? दंगा ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं? निर्दोष लोगों की जान लेने के लिए इन्होंने क्या किया कि एक तरह से प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को पूरे भारत में व्यापक रूप से हिंसा एवं सांप्रदायिकता फैली। इसमें क्योंकि क्या था कि एक तरह से इन्होंने क्या किया था? सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व को सीमित कर दिया था और पृथक पाकिस्तान नहीं होगा यह बात की गई थी। तो ये कहाँ बर्दाश्त होता मुस्लिम लीग को? इन्होंने क्या किया? प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस 16 अगस्त 1946 को घोषित कर दिया। और इसके कारण क्या हुआ? पूरे देश में हिंसा और व्यापक सांप्रदायिकता देखने को मिली, जिससे हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में विश्वास की खाई और बढ़ गई। और जिसका धीरे धीरे परिणाम देखने को मिला भारत और पाकिस्तान के विभाजन में स्पष्ट रूप से। कहीं ना कहीं गांधी जी और अन्य राष्ट्रवादी नेताओं ने भी स्वीकार कर लिया था कि अब ऐसा संभव नहीं है कि हिंदू और मुसलमान या पूरा एकजुट होकर भारत रह सके। एक तरह से उन्होंने भी स्वीकार कर लिया था। तो उन्होंने भी एक तरह से पृथक पाकिस्तान की आगे जाकर बात मान ली और भारत और पाकिस्तान का आगे जाकर विभाजन हो गया। तो कहने का सेंस है कि यह प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस और इसके बाद हिंसा ने भारत में काफ़ी सेंटीमेंट चेंज करने का कार्य किए हिंदू और मुसलमानों के बीच में, और विश्वास की खाई खत्म हो गई। तो इस तरह से हमने देखा कि इस तरह से ये मील के पत्थर हमने देख लिए। हमने बेबल योजना भी देखी, हमने और सारी चीज़ें भी देख ली। तो इस तरह से हमने कुछ प्रोविज़न देख लिए और उम्मीद करता हूँ कि आपको इतना समझ में भी आ गया होगा। तो
इसमें हमने देखा मील के पत्थर देख लिए, संविधान के निर्माण के मील के पत्थर। अगस्त प्रस्ताव 1940, अगस्त प्रस्ताव 1940 के प्रोविजन हमने देख लिए। क्रिप्स मिशन 1942 देख लिया और कैबिनेट मिशन को देख लिया। तो एक तरह से ये पूरी तरह से फेल्ड हो गया था, रिजेक्ट कर दिया गया था इसे। और ये भी एक तरह से ये भी फेल्ड हो गया था, ये भी फेल रहा। और कैबिनेट मिशन क्या था कि आंशिक रूप से स्वीकार कर लिया था कांग्रेस ने, आंशिक रूप से स्वीकार, क्योंकि कुछ मांगों को स्वीकार कर लिया और कुछ मांगों को क्या किया, रिजेक्ट कर दिया गया। तो इस तरह से ये 3 माइलस्टोन माने जाते हैं भारत के संविधान के निर्माण में। अब हम और भी घटनाओं को देख लेते हैं कि आखिरकार और क्या क्या घटनाएं थी जिसके बाद संविधान हमारा